कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी जो वो बिल्कुल स्वस्थ होंगे, ठीक है। अच्छे से आपकी जिंदगी जो वो चल रही होगी और एग्जाम की तैयारी भी जो आपके अच्छे से जो वो चल रही होगी। तो आज रिवीजन सीरीज जो शुरू की थी उसका लेक्चर नंबर 4 जो वो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, ठीक है। और आज हम इस लेक्चर में जो वो किस किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा कि डाइपोल मोमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या होता है और स्ट्रक्चर से जो है वो डाइपोल मोमेंट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बारे में जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। और दूसरा हम देखने वाले कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो, ये वर्ड हाइब्रिडाइजेशन आखिरकार क्या होता है, ठीक है। जो हम बोलते हैं कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है, या एटसेट्रा जो भी हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा इसके बाद उसमें हम स्टेरिक नंबर 6 तक जो वो हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में वहां तक दिया हुआ है, ठीक है। तो मेन टॉपिक आज आपको बता दें कि कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और चलिए बात करते हैं सबसे पहले डाइपोल मोमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो बेसिकली डाइपोल मोमेंट जो कि प्रीवियस वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है उसमें भी बताया था कि म्यू इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय डी, जिसमें हमने एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था, जो कि डाइपोल मोमेंट के थ्रू हम आयनिक कैरेक्टर यानी कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर को जो वो फाइंड करते थे, ठीक है। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है q मल्टीप्लाइड बाय d, यानी कि चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब बेसिकली बात करते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर आखिरकार हम डाइपोल मोमेंट को किस तरह से जज करेंगे, यानी कि कौन सा मॉलिक्यूल किस तरह से हमें बताएगा कि इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जो है वो कितना है। तो बेसिकली सिंपल सा एक एग्जांपल आपको बताता हूं जो कि है HCl मॉलिक्यूल का, ठीक है। जब हमारे पास ओनली 2 एटम है, ये है HCl मॉलिक्यूल और ये है HCl बॉन्ड, ठीक है। ये HCl मॉलिक्यूल और इन दोनों के बीच का ये बॉन्ड, ठीक है। तो जब हम इस मॉलिक्यूल में जो वो डाइपोल मोमेंट देखेंगे, यानी कि जब हमारे पास 2 एटम होंगे, ठीक है, जब हमारे पास 2 एटम होंगे तो उस टाइम पे जो उनका डाइपोल मोमेंट है मॉलिक्यूल का और उनके बॉन्ड के बीच का, तो वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। और एक मेन कंडीशन जो डाइपोल मोमेंट की है वो क्या है कि जो बॉन्ड होगा हमारे पास वो क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, ठीक है। जो बॉन्ड है हमारे पास वो पोलर होना चाहिए, तभी तो वहां पर डाइपोल मोमेंट जेनरेट होगा, ठीक है। क्यों, बिकॉज एक साइड पे क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव और एक साइड पे क्या होगा, पॉजिटिव। डाइपोल का मतलब ही क्या है, यानी कि 2 पोल, ठीक है। डाइपोल का मतलब क्या है, 2 पोल, यानी कि 2 चार्जेस। ये है मेन मीनिंग ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल मोमेंट का मतलब है 2 पोल होना जो है वो जरूरी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल में जो है वो पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल जो उसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन नहीं है। हालांकि कुछ मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसे हैं जिनमें जो है वो पोलर बॉन्ड तो है, लेकिन फिर भी उन मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो बिल्कुल ही 0 है, ठीक है। उन मॉलिक्यूल के बारे में भी जो बात करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं HCl मॉलिक्यूल एंड HCl बॉन्ड के बीच का जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, सेम है, ठीक है। ये तो बात होगी 2 एटम के लिए, जब हमारे पास 2 एटम प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर 2 एटम से ज्यादा एटम हमारे पास है, यानी कि 2 एटम से ज्यादा एटम प्रेजेंट है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम BF3 का केस, ठीक है। तो यहाँ पर कितने एटम हो गए, 4 एटम प्रेजेंट है। ऐसे ही CH4 का केस ले लीजिए, यहाँ पर कितने एटम है, 5 एटम है, ठीक है। H2O का देखते हैं, CO2 का देखते हैं, यहाँ पर कितने एटम है, 3 एटम है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि H2O और CO2 के केस में डाइपोल मोमेंट जो है क्या रहेगा, ठीक है। जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अगर हमारे पास बॉन्ड जो है वो पोलर है, ठीक है, अगर बॉन्ड पोलर है तो ऐसा नहीं है कि उसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, उसका डाइपोल मोमेंट जो वो 0 भी हो सकता है मॉलिक्यूल का। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनके स्ट्रक्चर के ऊपर, जो स्पेशल अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल का वो किस तरह से है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहला एग्जांपल है CO2 एंड H2, यानी कि पानी का मॉलिक्यूल और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है,
इनका जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो किस तरह से है, इनका डाइपोल मोमेंट जो वो उसके ऊपर जो वो डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि CO2 के केस में देखें तो बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या है, पोलर है। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बन आपको पता है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा, ठीक है। बॉन्ड जो यहाँ पर क्या है, पोलर है। लेकिन अगर CO2 का हम स्ट्रक्चर देखें यानी कि स्पेशल अरेंजमेंट देखें तो हमारे पास इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो आता है, ठीक है। क्या आता है? जीरो आता है। क्यों? बिकॉज इसका स्पेशल अरेंजमेंट जो वो क्या है, लीनियर है, ठीक है। क्या है? लीनियर है। और लीनियर होने की वजह से जितना डाइपोल मोमेंट इस तरफ है उतना डाइपोल मोमेंट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है, और इस वजह से क्या होगा, इसका डाइपोल मोमेंट जो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। इस केस में CO2 का जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। ये है पहला एग्जांपल जो कंडीशन मैंने आपको बताई कि बॉन्ड का जो वो पोलर होना जरूरी नहीं है कि उसका कुछ ना कुछ एक डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर के केस में। तो वाटर के केस में हमारे पास हमें पता है कि इसकी जो शेप है वो क्या होती है, वी शेप और बेड शेप, ठीक है। जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर जो वो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब हमें पता है कि इस केस में जो वो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। क्यों? बिकॉज इस केस में हमारे पास इसकी जो शेप है वो क्या है, वेन शेप, जिसको हम क्या बोलते हैं, वी शेप भी बोलते हैं, ठीक है, और वी शेप। जब भी आगे मैं आपको ज्योमेट्री और शेप्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो उधर डिस्कस करेंगे कि वेन शेप, वी शेप ये क्या होता है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है, शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इस केस में, वाटर के केस में हमारे पास डाइपोल मोमेंट जो है वो बिल्कुल भी जीरो नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ एक डाइपोल मोमेंट है क्योंकि यहाँ पे कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो होती है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये होती है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो डाइपोल मोमेंट कहां से कहां तक आएगा, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, टू लेस टू मोर हमारे पास क्या होगी, जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, जैसे कि इस केस में है, ठीक है। इस केस में भी आप देख सकते हैं। तो ये था जर्नल एग्जांपल जिसमें हम देख रहे थे कि बॉन्ड का पोलर होना जरूरी नहीं, समझते कि डाइपोल मोमेंट जो वो कुछ ना कुछ होगा ही होगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे इस केस में देखेंगे बॉन्ड तो पोलर है लेकिन फिर भी डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या है, इस मॉलिक्यूल का जीरो है। तो साइड बाय साइड एक और एग्जांपल है इसी तरह से, और वो एग्जांपल है हमारे पास BF3 एंड NH3, यानी कि अमोनिया और BF3 का, ठीक है। उसको भी देखते हैं कि क्या क्या है उस केस में। तो अगर हम BF3 की स्टडी करें तो BF3 के केस में हम देखते हैं कि BF3 जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर है वो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि स्पेशल अरेंजमेंट किस तरह से इसका, ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल प्लेनर के केस में देखें तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि इस केस में भी जो है वो जो इनके वेक्टर का सम होता है वो ऑपोजिट टू ईच अदर है, यानी कि फिर से डाइपोल मोमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाली साइड है, ठीक है, और ये नीचे वाली साइड, यानी कि इसका अगर वेक्टर सम करें तो वो क्या आएगा, नीचे वाली साइड, जो कि ऊपर जितना जा रहा होगा उतना ही नीचे डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, जीरो, क्योंकि ये क्या हो जाएगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जितना ऊपर है उतना ही क्या है, नीचे वाली साइड। तो म्यू इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, जीरो, यानी कि डाइपोल मोमेंट जो है यहाँ पर क्या होगा, जीरो। अब बात करते हैं NH3 के केस में। तो आप सभी को पता है कि इसकी ज्योमेट्री जो है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है, और शेप क्या होती है, अमोनिया की पिरामिडल, और एक लोन पेयर जो इसके ऊपर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो वही केस है वाटर वाला कि यहाँ पर जो है वो कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है वेक्टर सम, ठीक है। तो इस केस में कुछ ना कुछ एक डाइपोल मोमेंट जो वो होगा। तो मींस हमें ये पता लगता है कि डाइपोल मोमेंट और स्ट्रक्चर के बीच का क्या रिलेशन है। तो डाइपोल मोमेंट हम स्ट्रक्चर में किस तरह से देख सकते हैं, उनका स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से है, यानी कि मॉलिक्यूल जो वो किस तरह से ओरिएंटेड है, उनकी शेप क्या है, उनकी ज्योमेट्री क्या है,
उसके बाद ही हम जो वो डिफाइन कर सकते हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट जो है मॉलिक्यूल का कितना है, 0 है या कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट जो वो है। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अगर इसके नोट्स आपको चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर पीछे की रिवीजन सीरीज अभी तक आपने नहीं देखी है, विजिट नहीं की है, तो उन्हें भी आप जो वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक है आज का हमारी क्लास का, वो है हाइब्रिडाइजेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक अच्छा टॉपिक माना जाता है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से समझ गए, अगर आपको वो चीज अच्छे से आ गई, तो आधे से ज्यादा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आपकी वही क्लियर हो जाती है, क्योंकि आपको हाइब्रिडाइजेशन से उनकी शेप, ज्योमेट्री, ठीक है, क्या क्या होती है, कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, सब कुछ जो वो पता लग जाता है। तो स्टडी केमिस्ट्री में हम मॉलिक्यूल की ही करते हैं, तो वहीं से आपको शेप और जो ज्योमेट्री है उनका पता लग जाएगा, तो आधी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपकी यहीं से हो जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। ये जो वर्ड है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसका क्या मीनिंग है उसके बारे में देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो हाइब्रिड से हमें क्या पता चलता है। तो एक जो वेब सीरीज अभी मैंने देखी है, ठीक है, उसका नाम है स्वीट टूथ। तो उस केस में क्या होता है कि एक साइंटिस्ट जो है वो ह्यूमन को जो वो हाइब्रिड में कन्वर्ट कर देती है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ टू थिंग्स, ठीक है, यानी कि दो चीजों को मिलाकर जो एक चीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। तो उस सीरीज में ये बताया गया है कि वो जो है वो ह्यूमन को जो वो एनिमल के साथ क्या कर देती है, हाइब्रिड कर देती है, यानी कि एक ऐसा जो हाइब्रिड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कुछ एक कैरेक्टर एनिमल का होता है और कुछ एक कैरेक्टर जो वो ह्यूमन का होता है, यानी कि वो थोड़ा क्या होता है, जानवर होता है और थोड़ा ह्यूमन होता है। ठीक है, मिक्स होता है आपस में। तो हाइब्रिड से हम क्या समझ रहे हैं कि मिक्सिंग ऑफ, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं आप, ठीक है, सीरीज को छोड़ दीजिए, अब केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, या ऑर्बिटल लिख लीजिए आप। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये ऑर्बिटल जो है वो आपस में मिक्स क्यों होना चाहते हैं। ठीक है, सिंगल भी तो ये मतलब मिक्स नहीं होते, तो ऐसे भी तो कंबाइन कर सकते थे। कुछ एक डिसएडवांटेज और एडवांटेज है इन मॉलिक्यूल की कि आखिरकार मिक्स क्यों होना चाहते हैं मॉलिक्यूल। तो सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि आपकी जो वो मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी है, ठीक है, और मेरी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे जो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती है, तो मैं जो वो आपसे सीखूंगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आपको जो वो फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आती है, तो आप मुझसे वो जो चीज जो वो स्टडी करेंगे। ठीक है, मतलब हम आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे और एक इक्विवेलेंट एनर्जी में क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी और आपको जो वो फिजिकल केमिस्ट्री आ जाएगी। मीन्स हम आपस में शेयरिंग करेंगे, कुछ ना एक फायदा देखेंगे। ठीक है, आपका फायदा क्या है, आपको फिजिकल केमिस्ट्री आ जाएगी, और मेरा फायदा क्या है, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी। इसी तरह से ऑर्बिटल के केस में क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास जो s ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल। ठीक है, जो हमारे पास s ऑर्बिटल होता है उसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल। p ऑर्बिटल के केस में बात करें तो इसकी शेप होती है टेम्पल। ठीक है, ये हमारे पास p ऑर्बिटल। अब जब आपस में ये लोग मिक्स होते हैं, ठीक है, तो कुछ एक प्रॉपर्टी S जो वो चाहता है कि मैं P की तरह हो जाऊं, और P जो चाहता है वो इससे कुछ एक प्रॉपर्टी S से ले लेता है। तो इसकी वजह से इन दोनों जो ऑर्बिटल है आपस में क्या कर लेते हैं, ये इंटरमिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, और एक इक्विवेलेंट एनर्जी यानी कि सेम एनर्जी का जो है ये ऑर्बिटल जो है वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, सेम एनर्जी का ऑर्बिटल जब आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तो s ऑर्बिटल को क्या चाहिए, s ऑर्बिटल आप सभी को पता है कि नॉन डायरेक्शनल है, यानी कि इसमें क्या है, सिमेट्री है। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल स्फेरिकल है, तो ये जो है वो डायरेक्शनल में कन्वर्ट होना चाहता है, जो कि p ऑर्बिटल है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये फायदा अपना जो वो s देख रहा है। p क्या देख रहा है, p सोच रहा है कि अगर मैं s के साथ जो वो बॉन्डिंग कर लूं तो ये वाला बॉन्ड जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, हाइब्रिड वाला जो बॉन्ड होता है हमेशा वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जो अनहाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड होता है वो क्या होता है,
वीक होता है, और जो हाइब्रिड बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कि p हमारे पास ऑर्बिटल है, ठीक है, मार्कर चेंज कर लेता हूं, p ऑर्बिटल है हमारे पास, ये देखिए ये है p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, हाइब्रिड नहीं है, ये भी p ऑर्बिटल। जब ये आपस में जो वो क्या करेंगे, मिक्स होंगे, दोनों ऑर्बिटल, दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से नोट करना इस चीज को, दोनों क्या है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो जब आपस में ये लोग मिक्स होते हैं तो यहाँ पर जो वीक बॉन्ड की जो वो फॉर्मेशन होती है, ये जरा सा जो वो ओवरलैपिंग जोन यहाँ पे आता है, यानी कि वीक बॉन्ड बनता है। लेकिन जब हाइब्रिड मॉलिक्यूल जो वो कंबाइन करते हैं, तो ये है हाइब्रिड मॉलिक्यूल का एग्जांपल, ठीक है, एक लोब बड़ा होता है जो कि s का होता है, और छोटा लोब जो वो इनको मिक्स करके आता है, ठीक है। तो जब ये आपस में कंबाइन करते हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है ये रीजन क्या है, बॉन्डिंग का ज्यादा है, ठीक है, बॉन्डिंग का रीजन क्या है, यहाँ पर ज्यादा है, तो मींस यहाँ पर क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये क्या बनेगा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की जो वो फॉर्मेशन हो जाएगी इस केस में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और इस केस में आप देख सकते हो यहाँ पर क्या बनेगा, वीक बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, और ऊपर वाले क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो क्या हमें यहां से समझ आ रही है कि जब ये दोनों ऑर्बिटल जो वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो इनका फायदा क्या हो रहा है कि ये जो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, और s को जो वो डायरेक्शनल नेचर जो वो मिल जा रहा है, ठीक है, दूसरा फायदा ये, पहला क्या है कि ये जो वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं, दूसरा s का फायदा क्या है कि ये जो वो डायरेक्शनल नेचर में कन्वर्ट हो रहा है। पहले क्या था, s नॉन डायरेक्शनल था, ठीक है, यानी कि सिमेट्री थी चारों तरफ इसके प्रेजेंट, लेकिन जब ये हाइब्रिड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि sp मिक्सिंग होगी हमारे पास ऑर्बिटल की, तो उस केस में क्या हुआ हमारे पास, ये वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग में जो वो यानी कि डायरेक्शनल नेचर में जो वो कन्वर्ट हो गया, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की जो यहाँ पर क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, ठीक है। आई थिंक अब तो समझ आया होगा, ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन एक बार फिर से बता देता हूँ, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल। जब दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है, मिक्स होते हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, एक नए ऑर्बिटल जो वो बनते हैं। जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, जितने ऑर्बिटल जो वो मिक्स होंगे, मर्ज अप होंगे, उतने ही अनदर ऑर्बिटल जो हाइब्रिड बन के आएंगे, फॉर्मेशन होगी उनके। जैसे एग्जांपल दे देता हूं कि चार ऑर्बिटल अगर मिक्स हो रहे हैं, यानी कि एक s का ऑर्बिटल और तीन p के ऑर्बिटल जो वो आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो जो चार लोब है वो नई बन के आएगी, जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की होगी, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को समझ आ गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल टू फॉर्म अ न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास CH4 की केस में, तो कार्बन हमें पता है कि क्या होता है, 2s2 एंड 2p2, ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 2s ये 2p। अब यहाँ पर कार्बन जो है वो मिक्स हो जाता है, यानी कि ये क्या हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन में जो वो पार्टिसिपेट करता है। क्यों? बिकॉज जब ये पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, तो जब ये पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पर एक न्यू ऑर्बिटल बनेगा, जो कि इनकी मिक्सिंग की वजह से बनेगा, और इसकी एनर्जी जो वो क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, ये बनेगा हमारे पास, तो इसकी एनर्जी जो वो क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी, ठीक है, यानी कि ये ऑर्बिटल भी कितना होगा, sp3, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज, और ये भी जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये जो वो एक s है और ये वाले तीन जो है वो p है, ठीक है, ये आपस में इंटरमिक्स हुए हैं, ठीक है, मतलब आपस में बिल्कुल कंबाइन हो गए हैं, तो हर एक ऑर्बिटल में जो वो sp3 कैरेक्टर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ये वाला जो सिंपली s ऑर्बिटल है और बाकी तीन p है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक ऑर्बिटल में आप जो वो sp3 कैरेक्टर जो वो आ गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसी वजह से जो वो CH4 की फॉर्मेशन होती है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है,
sp3 आती है, ठीक है। टेट्राहेड्रल इसकी क्या होती है, ज्योमेट्री होती है इसकी CH4 की। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन का सिंपली कंसेप्ट। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पॉसिबल, मतलब कुछ एक मॉलिक्यूल में ऐसा हो सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन ना हो? तो उसको भी देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से मॉलिक्यूल में नहीं होती है। उस क्वेश्चन का आंसर भी जो हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि p ऑर्बिटल के केस में देखें, अगर ये बिना हाइब्रिडाइजेशन के कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो हमें पता है यहां पर हमें क्या मिलेगा, जब ये s ऑर्बिटल के साथ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जब ये दोनों s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेंगे तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, रिपल्शन, ठीक है, रिपल्शन मिल रहा है। लेकिन जब ये हाइब्रिड होके जो वो कंबाइन करेंगे तो वो वाला रिपल्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए रिपल्शन कितना कम हो गया, ठीक है, यहाँ पर कोई भी रिपल्शन नहीं है। ये क्या है, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो रिपल्शन बिल्कुल ही कम हो चुका है, ठीक है। तो एक फायदा ये भी है इनका कि ये जो अपना रिपल्शन जो वो कम करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो वो कौन कौन से मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं होती है। यानी कि कुछ एक मॉलिक्यूल क्या ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट ही ना हो, जो कि आप उसमें इंटरमिक्स ही ना करें कुछ एक ऑर्बिटल। हाँ, तो ऐसे भी कुछ एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, अगर ये p ऑर्बिटल है हमारे पास, अगर ये बड़े हैं, ठीक है, और जो s ऑर्बिटल है वो क्या है, छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो इस केस में जो वो ये ऐसे मॉलिक्यूल जो भी होंगे जिनका जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, सेंट्रल एटम को Ca से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सेंट्रल एटम क्या होगा, इज वेरी लार्ज, ठीक है, मतलब उसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, सबसे पहला तो ये आ गया। दूसरा पॉइंट है कि जो सराउंडिंग एटम होगा जिसको S से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इज वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल। तीसरा पॉइंट है सराउंडिंग एटम तो वेरी स्मॉल होगा, ठीक है। तीसरा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उस एटम की वो क्या होगी, लेस देन 2.5, लेस देन 2.5 और इक्वल 2.5, ठीक है, ये है। और ये जो सेंट्रल एटम लार्ज है ये होना चाहिए थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड या फिफ्थ पीरियड से, ठीक है, ये होना चाहिए, यहां से बिलोंग करना चाहिए। मतलब जो हमारे पास सेंट्रल एटम है वो क्या होना चाहिए, साइज में ज्यादा होना चाहिए, और जो सराउंडिंग एटम है, ये वाले जो सराउंडिंग एटम है ये छोटे होने चाहिए, ठीक है। तो सर क्या यहाँ पर फ्लोरीन आ सकता है, तो फ्लोरीन यहाँ पे नहीं आ सकता है, क्यों, बिकॉज एक कंडीशन क्या है यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेस देन 2.5 होनी चाहिए। यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से जो वो कम होनी चाहिए। तो फ्लोरीन के केस में तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो फ्लोरीन जो हो, जो सराउंडिंग एटम है वो कभी भी एक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो और ये वाली जो कंडीशन फॉलो करता है जो भी मॉलिक्यूल, बिल्कुल ध्यान से लिखना इस बात को, जो भी मॉलिक्यूल इन तीनों कंडीशन को फॉलो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैगो मॉलिक्यूल, ठीक है। ड्रैगो मॉलिक्यूल या कंपाउंड लिख देता हूं। तो ये जो ड्रैगो कंपाउंड होते हैं ये जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और इनका बॉन्ड एंगल भी जो वो क्या होता है, कम होता है, अप्रोक्स 90 डिग्री होता है, ठीक है, सबसे कम इनका बॉन्ड एंगल होता है। और ये जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्यों, बिकॉज इनको जो वो रिपल्शन ही नहीं होता है, क्योंकि जो इनका सेंट्रल एटम है वो काफी बड़ा होता है, यानी कि उनका p ऑर्बिटल काफी क्या होता है, बड़ा होता है, और जो सराउंडिंग एटम है वो काफी छोटे होते हैं। तो इस केस में रिपल्शन जरा भी नहीं होता है, और ये लोग जो वो हाइब्रिडाइजेशन में जो वो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। इसी केस से ड्रैगो मॉलिक्यूल का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको जो वो बेसिसिटी बतानी है कि कौन जो वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सोचना इस बात को। NH3 एंड PS3, अमोनिया और ये वाला, ठीक है, इस केस में, इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में
बताओ बेसिसिटी जो वो किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? बिल्कुल ध्यान से सोच के बताना। NH3 एंड PH3 में सबसे ज्यादा बेसिक जो वो कौन होगा? कौन होगा सबसे ज्यादा बेसिक? NH3, PH3? PH3 जो वो सबसे ज्यादा बेसिक नहीं होगा, ठीक है। हमें ऐसे लगता है कि डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो वहां पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है और आसानी से जो वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। लेकिन इस केस में क्या है, PH3 जो वो एक क्या है, अभी बताया मैंने पीछे, ड्रैगो मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ड्रैगो मॉलिक्यूल है तो इसकी शेप किस तरह से होगी, ये आ गया, ठीक है। ये क्या है, ड्रैगो मॉलिक्यूल। अब इस केस में जब ये हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होगी तो इसमें पूरा क्या होगा, एस कैरेक्टर जो वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, प्योर एस कैरेक्टर वाला लोन पेयर होगा। लेकिन NH3 के केस में आप सभी को पता है हाइब्रिडाइजेशन जो वो होती है तो ये वाला लोन पेयर जो वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। यानी कि इसमें एस कैरेक्टर जो वो क्या होता है, बहुत कम होता है एज कंपेयर टू फास्फोरस का जो लोन पेयर होता है। तो इसलिए हमारे इस केस में हो जाता है NH3 इज मोर बेसिक देन PH3, ठीक है। ड्रैगो मॉलिक्यूल का एक और पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर एट सेंट्रल एटम। लोन पेयर जो वो होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल एटम के ऊपर जो वो लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस केस में देख लिया कि NH3 जो वो ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू PH3। क्यों? क्योंकि PH3 वाला जो लोन पेयर है उसमें मैक्सिमम S कैरेक्टर है। मैक्सिमम S कैरेक्टर कैसे? क्योंकि ये जो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। और इस केस में क्या है, जो लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, S कैरेक्टर कम, इस केस में S कैरेक्टर ज्यादा, और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा और NH3 आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो इसलिए जो NH3 है ये क्या है, सबसे ज्यादा बेसिक है और PH3 जो वो इससे लेस बेसिक है, ठीक है। तो ये था आज का दो टॉपिक जो कि आपके साथ डिस्कस किए। सबसे पहले डाइपोल मूवमेंट के बारे में बताया कि स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो ही डिफाइन करेगा कि डाइपोल मूवमेंट उसका कितना होगा, यानी कि स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। और दूसरी बात की कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सिंग, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो या यहाँ से जरा सा भी नॉलेज गेन किया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।